हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंटर क्लासेस। सो फ्रेंड, आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है संसाधन, क्लास 8 का। तो जैसा कि आप सभी जानती हैं कि 8th क्लास का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, न्यू बुक्स आई हैं। तो हम न्यू बुक्स के अकॉर्डिंग आज आपको लेसन करवाने वाले हैं जियोग्राफी का संसाधन। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं हम डायरेक्ट वही करेंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, संसाधन। तो संसाधन किसे कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है पहला। तो हम देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है वो क्या कहलाती है, संसाधन। अगर कोई भी वस्तु है जिसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तब तक तो वो क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। लेकिन जब हमने उसका यूज़ अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग किया तब वो क्या बन जाते हैं, संसाधन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि संसाधन किसे कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। किसी वस्तु या पदार्थ की जो उपयोगिता या प्रायोजकता उसे क्या कहला बनाती है, संसाधन। तो जैसा कि पता चल ही रहा है कि किसी वस्तु की जो उपयोगिता है वही क्या बनाती है, संसाधन। जब तक वो उपयोगी नहीं है तब तक तो वो क्या बन जाएगा, पदार्थ या वस्तु। बट जैसे ही हमने उसका यूज़ करना शुरू कर दिया तब वो क्या बन जाएगा, संसाधन। इसके बाद आगे है मूल्य। मूल्य का क्या अर्थ होता है, महत्व। अब कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। अब जैसे हम एग्जांपल देख सकते हैं कि धातु। धातु का क्या आर्थिक मूल्य होता है, यानी कि अगर हम धातु को बेच देंगे तो हमें क्या, रुपीस प्राप्त होंगे, पैसे, धन प्राप्त होगा, तो उसका क्या हो गया, आर्थिक मूल्य प्राप्त होता है। और जो मनोरम भूदृश्य है, कोई भी सुंदर जगह है, तो उसका आर्थिक मूल्य नहीं होता है। बट ये दोनों ही जो संसाधन है वो महत्वपूर्ण होते हैं, जो कि मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अब कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिसका समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान होने लग जाते हैं। अकॉर्डिंग टू टाइम जो चीज़ें होती है वो धीरे धीरे उसका जो मूल्य है, जो महत्व है, वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि दादी जी के घरेलू नुस्खे। आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाएं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। यानी कि अगर हम घर पे कोई भी औषधि वगैरह बनाते हैं तब उसका आर्थिक महत्व इतना अधिक नहीं होगा, लेकिन जब हम उसे मेडिकल फर्म द्वारा बेचेंगे, ठीक है, तो हम बताएंगे कि जब मेडिकल वाली जगह पे जाकर हम बताएंगे कि हाँ भी इसका ये यूज़ है इस तरीके से, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है वो दूर की जा सकती है, तब क्या होगा, उसका आर्थिक मूल्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है पेटेंट का अर्थ। तो पेटेंट का क्या अर्थ होता है कि किसी विचार या फिर आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। इसके बाद आगे देखते हैं। समय और जो प्रौद्योगिकी दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं जो कि पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। अब कोई भी जो वस्तु है वो संसाधन कब बनेगी, जब उसका समय के साथ उपयोग होगा, महत्व बढ़ेगा। और प्रौद्योगिकी, और प्रौद्योगिकी क्या होता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है किसी वस्तु कौशल करने या फिर वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग करना। अब कोई भी जो वस्तु है उसको बनाने के लिए अगर हम अपने ज्ञान का यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, प्रौद्योगिकी। यानी कि किसी वस्तु के रूप में परिवर्तन करके अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो वो क्या हो जाएगी, प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर आपका संसाधन क्लियर हो गया कि संसाधन किसे कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संसाधन के प्रकार, कि जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक प्राकृतिक, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव। यानी कि जो मनुष्य है वो खुद भी क्या है, एक प्रकार का संसाधन है। अब प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, जैसा कि नाम से ही हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, प्राकृतिक यानी प्रकृति। ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन किए बिना उपयोग में लाए जा सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। यानी कि जो संसाधन हमें प्रकृति से ही प्राप्त हो गए और हमने उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं लेकर आए और उसका डायरेक्ट हमने यूज़ कर लिया, तो उसका क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे कि वायु। अब जो वायु है वो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। दूसरा कि जो वायु है वो क्या है, प्रकृति से निःशुल्क उपहार है, यानी कि इसके लिए हमें रुपीस नहीं देने पड़ते हैं। तो क्या हो गया, ये एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन। इसी तरीके से जो जल है, मृदा है, खनिज, ये सभी क्या हो गए, प्राकृतिक संसाधन। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है अब हमने उसको भी काफ़ी भागों में बांट दिया। अब किस किस आधार पर बांटा है वो देखते हैं। एक विकास के आधार पर, दूसरा प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडारण एवं वितरण के आधार पर प्राकृतिक जो संसाधन है उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विकास और उपयोग के आधार पर संसाधन को
कितने भागों में बांटा गया है, तो संसाधन को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक होते हैं वास्तविक संसाधन और दूसरे होते हैं संभाव्य संसाधन। तो जो वास्तविक संसाधन है वो कौन से होते हैं कि ऐसे संसाधन जिसकी एक तो मात्रा ज्ञात होती है, दूसरा कि उसका वर्तमान समय में उपयोग किया जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, वास्तविक संसाधन। यानी कि वर्तमान समय में अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएंगे, वास्तविक संसाधन। जैसे कि कोयला हो गया, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, इस तरीके के जो संसाधन हैं जिसका वर्तमान समय में भी यूज़ हो रहा है उसे क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन। इसके बाद जो आगे है वो है संभाव्य संसाधन। तो जो संभाव्य संसाधन है वो कौन से होते हैं, ऐसे संसाधन जिसकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं होती है, यानी कि वर्तमान समय में इसका यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में इसका प्रयोग करने की क्या है, संभावना। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संभाव्य यानी संभावना। किसी भी वस्तु का संसाधन बनने की यानी कि संभावना है, भविष्य में उसका यूज़ होने की संभावना है, तो उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। अब जो संभाव्य संसाधन है वो कौन कौन से हैं, तो हम ये देख लेते हैं। तो जो यूरेनियम है, वर्तमान समय में इसका यूज़ नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में इसका यूज़ करने की क्या है, संभावना है, तो इसे क्या कहते हैं, संभाव्य संसाधन। इसके बाद आगे देखते हैं, ये तो हो गया विकास के आधार पर। उसके बाद हम देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधन हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। एक है अजैव संसाधन और दूसरे हैं जैव संसाधन। अजैव संसाधन कौन से होते हैं कि ऐसे संसाधन जो कि निर्जीव वस्तुएं हैं उसे हमने क्या कह दिया, अजैव संसाधन। और जैव यानी कि अजैव का ऑपोजिट, तो जैव संसाधन कौन से होंगे, जो कि संजीव होते हैं। ऐसे संसाधन जो कि संजीव हैं वो क्या हो गए, जैव संसाधन। जैसे कि अब जो मृदा है, चट्टानें हैं, खनिज है, अब ये निर्जीव वस्तु हैं तो ये क्या हो जाएंगी, अजैव संसाधन। बट जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये सभी क्या हो जाएंगे, जैव संसाधन। तो इस तरीके से संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर विभाजित कर दिया। उसके बाद है कि जो प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप में यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में विभाजित किया गया है। अब नवीकरणीय संसाधन कौन से होते हैं कि ऐसे संसाधन जिसका हमने यूज़ कर लिया और वो शीघ्रता से क्या है, वापस नवीकृत हो जाते हैं, पुनः पूरित हो जाते हैं, ठीक है, जो कि समाप्त नहीं होते हैं। तो ये क्या होते हैं, असीमित होते हैं और इस पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसे क्या कहते हैं, नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन है जो इसके क्या एग्जाम्पल होंगे, जैसे जल हो गया, मृदा, वन। अगर हम जल का सही यूज़ करते हैं तो जो जल है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से जो सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ये भी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा का भी यूज़ अगर हम करते हैं तो जो सौर ऊर्जा है वो समाप्त नहीं होती है। अगर हमने आज सौर ऊर्जा ले ली है तो ऐसा नहीं है कि कल हमें सौर ऊर्जा कम मिलेगी, उतनी ही मिलती है, वो समाप्त नहीं होती है। इसके बाद आगे है अनवीकरणीय संसाधन। कि अनवीकरणीय संसाधन है जो वो कौन से होते हैं, तो ये नवीकरणीय संसाधन है जो इसका ऑपोजिट ही है। तो ऐसे संसाधन जिसका भंडार क्या होता है, सीमित होता है, एक बार प्रयोग करने के बाद ये क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं और इसे नवीकृत यानी वापस बनने में क्या है, हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि ऐसे संसाधन जिसका हमने अगर यूज़ कर लिया है तो वो क्या है, धीरे धीरे समाप्त होने लग जाएंगे और उसको वापस बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब जो कोयला है उसका हमने यूज़ कर लिया तो वो जो कोयला है उसकी मात्रा क्या धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। अब इसको वापस बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन। इसके बाद है कि संसाधन के वितरण के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है, तो संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। एक है सर्वव्यापक और दूसरा है स्थानिक। सर्वव्यापक जैसे कि नाम से पता चलता है, सर्व यानी सभी, व्यापक यानी कि प्राप्त होते हैं। जहाँ ऐसे संसाधन जो सभी स्थानों पर प्राप्त होते हैं, सभी जगह पर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं, सर्वव्यापक। जैसे कि वायु। स्थानिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, स्थानिक यानी कि कुछ स्थानों पर प्राप्त होना, यानी कि वे संसाधन जो किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन। जैसे कि तांबा हो गया, लोहा अयस्क आदि, ये सभी क्या है, स्थानिक संसाधन हैं, ठीक है। अब ये जो स्थानिक संसाधन है इसका वितरण भी क्या है, असमान है। कुछ स्थानों पर जो संसाधन है वो अधिक है और कुछ पर कम है। अब ये इसका क्या कारण है, तो भूभाग हो गया, ऊंचाई, जलवायु, ये सभी, ये जो तीनों कारक है ये भौतिक है और इसके कारण जो संसाधन का वितरण है वो क्या है, असमान है। यानी कि इसी पर क्या है, चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसके बाद आगे देखते हैं,
आगे लिखा हुआ है मानव निर्मित संसाधन। तो यहाँ पर हमारा जो प्राकृतिक संसाधन है वो कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे मानव निर्मित संसाधन। तो नाम से हम पहले कंसेप्ट क्लियर करते हैं। मानव यानी मनुष्य, निर्मित यानी मनुष्य के द्वारा जो बनाया जाता है, संसाधन यानी कोई भी वस्तु जिसका हम यूज़ कर कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जब हम उसके मूल रूप में क्या है परिवर्तन कर देंगे, उसके मूल रूप को बदल देंगे, तब वो क्या हो जाएंगे मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि लोहा अयस्क है, जब तक हमें इसके बारे में नहीं पता था, इसके उपयोग के बारे में, तब तक तो वो संसाधन नहीं थे, वो एक प्रकार का पदार्थ थे। लेकिन जब हमें उसके यूज़ के बारे में पता चला, जब हमने लोहा अयस्क से लोहा बनाना शुरू किया, लोहा और जो लोहे से हमने पुल, सड़क, मशीन, वाहन इस तरीके की चीज़ें बनाई और अपनी आवश्यकताओं को पूरा किया, तो वो क्या बन गए मानव निर्मित संसाधन। जो प्रौद्योगिकी है वो भी क्या है एक प्रकार का मानव निर्मित संसाधन है। तो मानव निर्मित संसाधन हो गया। इसके बाद अब हम देखेंगे मानव संसाधन कि जो मानव संसाधन है वो क्या होते हैं। लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति में बहुत अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने के लिए क्या होगा ज्ञान, कौशल और प्रौद्योगिकी। तो मानव संसाधन क्या हो गया यानी कि मनुष्य खुद भी क्या है एक संसाधन है। जो मनुष्य का कौशल है, उसका जो ज्ञान है, उसका जो टैलेंट है, उसे क्या कहते हैं मानव संसाधन। ठीक है। और जो मानव संसाधन है वो कब बहुमूल्य बनेगा, जब उसके पास शिक्षा होगी और उसके पास सही स्वास्थ्य होगा, तब वो क्या है मानव संसाधन बहुमूल्य बनेगा। इसके बाद आगे देखते हैं मानव संसाधन विकास। तो मानव संसाधन विकास का मीन्स क्या है कि जो मनुष्य है उसके टैलेंट को बढ़ाना, तो लोगों के कौशल में सुधार करना और उसके टैलेंट को, उसके जो कौशल है उसको बढ़ाना क्या कहलाता है मानव संसाधन विकास। इसके बाद हम आगे देखते हैं संसाधन संरक्षण कि जो संसाधन संरक्षण है वो क्या होता है ये देखते हैं। तो संसाधन का मीन्स तो हमने पढ़ ही लिया। संरक्षण यानी कि अगर हम उसका यूज़ सोच समझ कर करेंगे और उसको हम संरक्षित रखेंगे। संसाधनों की स्थिरतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीन करने के लिए समय देना क्या कहलाता है संसाधन संरक्षण। यहाँ इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है सतत पोषणीय विकास। सतत का मीन्स होता है लगातार, पोषण यानी कि वो चीज़ें हमें प्राप्त होती रहे, और विकास क्या कहलाता है तो हम देखते हैं कि जो संसाधन का उपयोग की जो आवश्यकता है और भविष्य में उसके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना, यानी कि वर्तमान समय में भी हमें संसाधन की आवश्यकता है और भविष्य में भी उसकी आवश्यकता है। तो अगर हम सोच समझ कर यूज़ करेंगे कि वर्तमान समय की आवश्यकता भी पूरी हो जाए और भविष्य में भी वो संसाधन हमें मिलते रहें, यानी एक प्रकार का जब हम बैलेंस क्रिएट कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा सतत पोषणीय विकास। तो यहाँ पर लिखा हुआ है संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग करना ताकि वे वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी की भी आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तो उसे क्या कहेंगे सतत पोषणीय विकास, यानी कि लगातार पोषण करते रहना, लगातार रूप से प्राप्त होते रहना। और ये कब प्राप्त होगा जब हम संसाधन का उपयोग सोच समझ कर करेंगे। इसके बाद है कि सतत पोषणीय जो विकास है इसके कुछ सिद्धांत है, जैसे कि जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जो जीवन शक्ति है और जो विविधता है उसका संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधन के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार है जो अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने के लिए योग्य बनाना। यानी कि जो भी संसाधन है उसका हमें यूज़ सोच समझ कर करना चाहिए। इसके साथ ही अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी पर्यावरण के महत्व के बारे में बताना चाहिए, पर्यावरण की देखभाल करने के लिए कहना चाहिए, संसाधन का यूज़ है जो वो सोच समझ कर करना चाहिए, इसके बारे में बताना चाहिए। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। क्योंकि पृथ्वी की जो भी प्राकृतिक विभिन्नताएं हैं भौतिक कारकों के कारण, जो हमने 3 कारक पढ़े थे, कौन कौन से वो कारक थे, पहला जलवायु, दूसरा ऊंचाई और तीसरा भूभाग। आगे है कि संसाधन संरक्षण क्या होता है। तो ये हमने पढ़ा था कि संसाधन का सही तरीके से यूज़ करना, ठीक है, और उसका दुरुपयोग नहीं करना क्या कहलाता है संसाधन संरक्षण। इसके बाद आगे है मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य के पास कौशल है, तकनीक है, उसका टैलेंट है, तभी क्या हो सकता है कि वो किसी भी वस्तु का अच्छे से यूज़ कर सकता है, जिससे उस वस्तु का महत्व बढ़ेगा और वो वस्तु है जो वो पदार्थ से क्या बन जाएगी संसाधन, और जिसके कारण जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वो क्या हो जाएंगी पूरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सतत पोषण या विकास क्या होता है। सतत यानी लगातार, पोषण यानी मिलते रहना, विकास यानी कि जब संसाधन का हम सोच समझ कर यूज़ करेंगे जिससे हम वर्तमान
जो आवश्यकताएं हैं उन्हें भी पूरा कर पाएंगे और जो आने वाली आवश्यकताएं हैं, जो भावी पीढ़ी है, उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं? सतत पोषणीय विकास। इसके बाद सही उत्तर पर निशान लगाना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? अब कोई भी वस्तु है वो संसाधन बनती है, इसमें दो चीज़ें महत्वपूर्ण होती है। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसको निर्धारित नहीं करती? एक तो उपयोगिता, अगर कोई भी वस्तु उपयोगी होगी तभी क्या है, वो एक प्रकार का संसाधन बनेगी। मूल्य, यानी कि उस वस्तु का क्या मूल्य है, उसका क्या महत्व है, ठीक है, तो वो भी उसको क्या है, संसाधन बनाता है। लेकिन मात्रा है जो, वो उसको संसाधन नहीं बनाती। मात्रा के द्वारा उसका जो आर्थिक मूल्य है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसे संसाधन नहीं बनाती। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई जो संसाधन है वो कम है, ठीक है, उसकी मात्रा कम है, तो उसका आर्थिक मूल्य अधिक होगा। अगर कोई संसाधन है उसकी मात्रा अधिक है, तो उसका जो आर्थिक मूल्य है वो क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से यानी कि जो संसाधन, ये जो संसाधन की मात्रा है वो उसके आर्थिक मूल्य को परिवर्तित कर सकती है, लेकिन किसी भी वस्तु को संसाधन नहीं बना सकती। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव निर्मित संसाधन, यानी कि मनुष्य के द्वारा क्या है, निर्मित किया जाने वाला संसाधन। तो हम देख सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें देखिए कि जो कैंसर उपचार की औषधियाँ, अब जो मनुष्य है कोई भी बीमारी है उसके लिए औषधियाँ तो खुद ही बनाता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कैंसर उपचार की औषधियाँ। अब जो झरने का जल है वो तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, वन भी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, तो इसका आंसर आएगा क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैव संसाधन डैश होते हैं। अब जैव संसाधन कौन से होते हैं, जीव जंतुओं से व्युत्पन्न। जैव यानी संजीव, जैव में क्या आता है, जीव जंतु और पेड़ पौधे। अब मनुष्य द्वारा निर्मित, अगर मनुष्य कोई भी चीज़ बनाएगा तो वो क्या होगी, निर्जीव, तो वो क्या हो जाएंगे, अजैव संसाधन। और जो तीसरा है वो तो है ही अजैव संसाधन। इसके बाद आगे थर्ड का फर्स्ट, इसमें हमें अंतर बताना है, संभाव्य संसाधन और वास्तविक संसाधन। संभाव्य जिसकी संभावना है यूज़ करने की भविष्य में, बट वर्तमान समय में उसका यूज़ नहीं हो रहा है। वास्तविक संसाधन जिसका वर्तमान समय में यूज़ हो रहा है। इसके बाद तीसरे का दूसरा क्वेश्चन है, सर्वव्यापक और स्थानिक। सर्वव्यापक जो सभी जगह पर व्याप्त हो, यानी कि जो ऐसे संसाधन जो हमें सभी स्थान पर प्राप्त होते हैं, जैसे कि वायु। स्थानिक संसाधन जो कि कुछ स्थानों पर प्राप्त होते हैं और कुछ पर नहीं प्राप्त होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, स्थानिक संसाधन। एंड आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स, आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चल सके और इस सिलेबस के बारे में भी उन्हें पता चल सके और वो अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू कर सके। सो आई होप फ्रेंड आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपका रिप्लाई वहाँ पर कर देंगे। So thank you friends for watching my video. Thank you.